बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है राउलेट्स लॉ। राउलेट्स लॉ में जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करूँगा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में और मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो व्हाट इज़ आइडियल सॉल्यूशन? असल में जो ऐसे सॉल्यूशन हैविंग नो interaction among कंपोनेंट्स के बीच या मालिक्यूल के बीच इनमें इंटरेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सच सॉल्यूशन आर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं होते हैं। दूसरा टॉपिक पॉइंट जो है वो है वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? बेसिकली मैंने प्रीवियस इस पर लेक्चर बनाया है, आप देख भी सकते हैं, नीचे मैंने जो है इसका लिंक दिया है। वेपर प्रेशर जो है दिस इज़ द प्रेशर ड्यू टू वेपर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन कब? एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब वेपर्स और लिक्विड फेज या सॉलिड फेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट पर होते हैं, तो उस वक्त जो वेपर जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इसी तरह लास्ट जो है वो है हमारे साथ क्या? मोल फ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्चुअली मोल फ्रैक्शन जो है दिस इज द रेशो ऑफ इंडिविजुअल मोल टू सम ऑफ मोल। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे साथ एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे साथ सपोज दो कंपोनेंट है, एक है 1, इसकी नंबर ऑफ मोल है 1 N1, और सपोज दूसरा है हमारे साथ क्या 2, और इसकी नंबर ऑफ मोल है हमारे साथ 2, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि N1 की मोल फ्रैक्शन कितनी है, तो मैं N1 को टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर डिवाइड करूंगा, तो इससे जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। अगर कोई मुझसे पूछता है कि N2 की मोल फ्रैक्शन कितनी है, तो हम कहेंगे N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, सो दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। अब आते हैं राउलेट्स लॉ की तरफ। तो देखिए, राउलेट्स लॉ को मैं कुछ इस तरह डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं इट वाज स्टेटेड बाय हु, उसके बाद मैं जाऊँगा इस लॉ का मेन थीम क्या है, इसमें हम किन चीज़ों का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, इसमें कांस्टेंट कौन होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, इसको डायग्राम्स की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले, इट वाज स्टेटेड बाय a French chemist known as Francois Marie Raoulets. This was stated by this French chemist in 19th century. अच्छा, अब राउलेट्स लॉ का मेन थीम क्या है? इसका मेन थीम यही है कि हाउ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन और वी कैन से ऑफ अ कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन इट्स मोल फ्रैक्शन। इसको हम कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, अमाउंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें हम किन चीज़ों का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं? इसमें हम 3 चीज़ों का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। वी स्टडी द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम सिंपली पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और पेवर वेपर प्रेशर, जब बंदा अकेला होता है उसको हम कहते हैं पेवर वेपर प्रेशर। एंड मोल फ्रैक्शन, इसमें हम इन 3 चीज़ों का जो है वो रिलेशनशिप मालूम करते हैं। कांस्टेंट कौन रहेगा?
कांस्टेंट के लिए टेम्परेचर का कांस्टेंट होना मस्ट है, ठीक है। नेचर, जो कंपोनेंट्स है उनका नेचर बरकरार रखना जो है दैट शुड बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेंगे। अब आते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो देखिए इसका स्टेटमेंट बहुत मज़ेदार है और बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? एक्चुअली में रावलेट्स लॉ कहता है कि इन अ सॉल्यूशन, जो अभी मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूँगा, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर, इसको हम इंडिविजुअल प्रेशर भी कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच component is directly proportional to its mole fraction. या टू अमाउंट। मैथमेटिकली इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि द प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अब चूँकि हम सबको पता है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो हम इक्वल लगाते हैं और साथ में हम कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन होगा? यहाँ पर कांस्टेंट होगा हमारे साथ पी नॉट। अब पी नॉट क्या है? दिस इज़ द पेवर वेपर प्रेशर। जब बंदा अकेला होगा तो उस वक्त जो प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं पी नॉट। पी क्या है? दिस इज़ द प्रेशर in solution. This is the pressure in solution. Pressure in solution is called P. While when the component is alone, that is called P naught. ठीक है। और x a क्या है? This is the mole fraction. अब आते हैं डायग्राम की तरफ और इससे हम ये सब चीज़ें जो है ना आप समझते हैं। Let us consider. मैं एक डायग्राम बना देता हूँ और इससे मैं ये स्टेटमेंट भी आपको जो है ना वो क्लेरिफाई करूँगा। आप अपने साथ इन चीज़ों को नोट करो। सपोज हमारे साथ हम एक सलूशन बना रहे हैं दो कंपोनेंट से। एक कंपोनेंट का नाम है ए और दूसरी कंपोनेंट का नाम है बी, ठीक है। अब ए जो है जब अकेला होगा, इससे जो प्रेशर क्रिएट होता है इसको हम कहते हैं पी नॉट ए, इसको हम कहते हैं पी नॉट ए। बी जब अकेला होता है, इससे जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं पी नॉट बी। सपोज इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे साथ एक सलूशन बनेगा, ठीक है। और इस सलूशन में अब ए भी होंगे, इस सलूशन में ए बी है, ठीक है। और इस सलूशन में बी है, बी बी है, ए और बी दोनों है। अब देख रहे हैं इसमें ए बी है और इसमें बी बी है, दोनों है। अब यहाँ पर आपने जो है ना वो फोकस रखना है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर ये बी जो प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्या इसको हम पी नॉट बी कह सकते हैं? नहीं। यहाँ पर जो प्रेशर ये बी क्रिएट करेगा उसको हम कहेंगे पी बी। दिस इज़ द प्रेशर इन सॉल्यूशन, दिस इज़ द प्रेशर इन सॉल्यूशन, दिस इज़ द प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, दिस इज़ द प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। हाउ? दिस इज़ द प्रेशर ऑफ बी व्हेन द बी इज़ इन इंटरेक्शन विद ए, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये दिस इज़ द पेवर वेपर प्रेशर ऑफ बी, दिस इज़ द पेवर वेपर प्रेशर ऑफ बी। जब बी अकेला होगा तो उस वक्त इसको हम कहते हैं पी नॉट बी, लेकिन जब ये बी ए के साथ कंबाइन होता है तो इसको हम कहते हैं पी बी। इसी तरह जो ए है जब अकेला होगा तो इसको हम कहते हैं पेवर वेपर प्रेशर ऑफ ए,
लेकिन जब ये B के साथ कंबाइन होता है तो इसको हम कहते हैं फिर PA, एंड दिस इज द प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। यानी जब A B के साथ इंटरेक्शन में होगा, ठीक है, तो उस वक्त इसको हम कहते हैं PA। अब अगर कोई मुझसे कहता है कि सॉल्यूशन में A का वेपर प्रेशर क्या होगा या B का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो मैं उसको बहुत सिंपल जवाब दे दूंगा कि PA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ A। अगर B के बारे में पूछता है तो मैं कहूँगा PB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, अगर सोल्यूशन में A ज़्यादा है तो A का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर सोल्यूशन में B ज़्यादा है तो B का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाएंगे। सो दिस विल इक्वल टू PA इज इक्वल टू P नॉट A XA, and this equation can become PB is equal to P naught B XP। अच्छा, आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ कि ये P naught A या जो P naught B है ये मैंने क्यों लगा दिया, इसका मैथमेटिकल कुछ प्रूफ है कि नहीं है। ठीक है, अभी मैंने लिख दिया कि PA इज़ इक्वल टू P naught A XA। ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा था PB इज़ इक्वल टू P नॉट B XB। अब ये XA और ये XB क्या है, मैंने अभी आपको समझा दिया था कि XA जो है दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह जो XB है दैट इज़ इक्वल टू द NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। ठीक है, और कीप इन माइंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ये आपने याद रखना है। क्यों, इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सपोज एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में ऐसा है कि A जो है A, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो है सपोज 1, और B के नंबर ऑफ मोल्स जो है सपोज हमारे साथ है 3। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि XA क्या होगा तो मैं करूँगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि B का मोल फ्रैक्शन क्या होंगे तो मैं करूँगा 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो यहाँ पर आएगा 1/4, यहाँ पर आएगा 3/4। तो इससे क्या आंसर आएगा 0.25 और इससे आंसर आएगा 0.75। तो अब 0.75 और 0.25 दोनों को जमा करके इससे 1 बनेगा। तो सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। आपने ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं, लेट अस कंसिडर सपोज कि मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिखता हूँ, PA इज़ इक्वल टू KXA। ठीक है, अब K को मैं मालूम करना चाहता हूँ। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर पेवर A। पेवर A को हम लेते हैं, यानी सिर्फ A अकेला है। ठीक है, A अकेला है। तो जब A अकेला होगा तो इसका मतलब है कि B नहीं होगा। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो XA प्लस 0, B नहीं है। अगर B नहीं है तो इसका मतलब है XA इज इक्वल टू 1। तो XA की जगह मैंने लिख दिया 1। ठीक है, तो अब PA का मतलब हो गया K। PA का मतलब हो गया K, और जब B नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस PA इज इक्वल टू इज एक्चुअली इक्वल टू P नॉट A। तो PA इज इक्वल टू K और P नॉट A इज इक्वल टू K। सो K का मतलब है P नॉट A। तो इसीलिए
मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, के की जगह मैं पी नॉट इसीलिए लिख रहा हूँ। इसी तरह बी के लिए भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज अब अगर आप जो है क्या करते हैं, फेवर बी लेते हैं, लेट अस कंसिडर फेवर बी। सपोज हम फेवर बी को लेते हैं, तो अब ये इक्वेशन कैसे बनेगा, पी बी इज इक्वल टू के एक्स बी। तो पी बी इज इक्वल टू के 1 क्यों होगा, एक्स बी की जगह मैं 1 क्यों लिखूंगा, क्योंकि बी है, ए है नहीं। जब ए नहीं है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 है, और चूंकि ए नहीं है तो इसीलिए एक्स बी जो है वो 1 का बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है पी बी इज इक्वल टू के, और जब बी ए नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पी बी असल में पी नॉट बी है, तो पी नॉट बी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखना है। अब आते हैं एक एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। ठीक है, एक न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल में ले लेता हूँ और एक डायग्राम भी बना लेता हूँ। कंसिडर करो कि हमारे साथ एक पेवर सॉल्वेंट है। सपोज हमारे साथ क्या है, एक पेवर सॉल्वेंट है। सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में हमारे साथ है पेवर सॉल्वेंट। ये पेवर सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट, इसमें कुछ भी नहीं है, और इससे जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है इसको मैं कहूँगा पी नॉट सॉल्वेंट कहूँगा, यहाँ पर जो मैंने लिखा है। ठीक है, अब मैंने ऐसा किया कि इसके अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब मैंने ऐसा किया कि इसके अंदर मैंने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया। ठीक है, ये है हमारे साथ क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने डाल दी। तो अब यहाँ पर जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा था उसको हम कहते हैं पी नॉट। यहाँ पर जो सॉल्वेंट का प्रेशर होगा दैट विल बी पी। और कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, pressure of a solution will be always less than the pressure of what, solvent। क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन में होते हैं, तो जब इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, और जब वेपर प्रेशर कम बनता है तो जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस केस में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब हम लेते हैं, राउलेट्स लॉ को अप्लाई करते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। असल में प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट है नहीं, तो मैथमेटिकली वी कैन राइट लाइक दिस, दैट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 into 50। तो 150 is a 50 बार, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर इसमें हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन प्रेशर, तो दैट विल डिक्रीज। यहाँ पर देखो, यहाँ सॉल्यूट का वैल्यू कम हो जाएगा, 0.5 इंटू 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 बार। तो मैंने जो बात कही थी वो सच है ना, कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस व्हेन यू ऐड सम सॉल्यूट। अच्छा, अब राउलेट्स लॉ पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर प्रोड्यूस इफ 80 ग्राम ऑफ सक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले इससे हम डेटा को मालूम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे साथ जो गिवन डेटा है वो क्या है, वो है 80 ग्राम ऑफ सक्रोज। सो अमाउंट ऑफ सक्रोज जो हमारे साथ है वो है 80 ग्राम। ठीक है, 80 ग्राम ऑफ सक्रोज है। सक्रोज का फार्मूला हम सबको पता है, दैट इज़
C12 H22O11 और इसका मास है 342, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज़ अमाउंट ऑफ वाटर, और वो है 100 ml, ठीक है। और वाटर का जो है हम सबको पता है, इसका फार्मूला H2O है और इसका मोलर मास है 18। तो अब इन दोनों को हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो उसको बाद में करते हैं। अब इसमें कोई कांस्टेंट वगैरह है कि नहीं है, तो यस कांस्टेंट इसमें है। याद रखना है आप लोगों ने कि जो वाटर का जो वेपर प्रेशर है एट 25 डिग्री C, वो है 0.0317 बार, ये कांस्टेंट है। इसको आप ATM में, पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हमने कैलकुलेट करना है, यानी P ऑफ सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो अब इसको हम, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में हम इस इक्वेशन से स्टार्ट लेंगे कि P ऑफ सॉल्यूशन, राउलेट्स लॉ से स्टार्ट लेंगे, P नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हम सबको पता है कि P ऑफ सॉल्वेंट तो हमारे साथ है, ये देखिए ये 0.0317 जो है ये हमारे साथ क्या है, दिस इज़ द P नॉट। अब X सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या है, X सॉल्वेंट, ठीक है। X सॉल्वेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्वेंट इधर है वाटर, तो सॉल्वेंट की जगह मैं वाटर लिखूंगा। तो X सॉल्वेंट हो जाएगा NW, N वाटर डिवाइडेड बाय N वाटर प्लस N सक्रोस, ये हो गया। अब नंबर ऑफ मोल को हम कैसे मालूम करेंगे, ये एक अनदर हेडेक है, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। देखिए नंबर ऑफ मोल तो सक्रोस का मालूम करना बहुत आसान है। सक्रोस के लिए तो हो जाएगा गिवन मास ऑफ सक्रोस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सक्रोस। तो इससे आंसर आ गया हमारे साथ 0.234, ये हो गया मोल्स ऑफ सक्रोस। मोल्स ऑफ वाटर को मालूम करते हैं, मोल्स ऑफ वाटर या मोल्स ऑफ H2O, इसको हम कैसे मालूम करेंगे। ये वाटर की जगह H2O की जगह अगर हम W यूज़ करेंगे तो बहुत आसान होगा, ठीक है। इसकी जगह हम W को यूज़ करते हैं, NW NW NW। अच्छा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब चूँकि हमारे साथ तो वाटर का मास नहीं है, वाटर तो इधर ml में है, वाटर का अमाउंट जो है वो ml में है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि मोल्स ऑफ वाटर जो है, मोल्स ऑफ वाटर जो है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और डेंसिटी क्या है वाटर का, 1 ग्राम पर ml। तो इससे साबित होता है इस इक्वेशन से कि 1 ml बराबर होगा 1 ग्राम का, यानी अगर आप वाटर का 1 ml लेंगे तो 1 ग्राम वाटर जो है ना के बराबर होंगे। अब आते हैं हम फार्मूले की तरफ, मोल्स की फार्मूले की तरफ। तो देखिए अगर आप वाटर की मोल्स को मालूम करना चाहते हैं तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो इसकी कैलकुलेशन से आंसर आएगा 5.6 मोल, ये हो गया। तो अब हमारे साथ वाटर की भी नंबर ऑफ मोल्स है और सक्रोज की भी नंबर ऑफ मोल्स है। तो पुटिंग द वैल्यू, देखिए इन वाटर क्या है, इन वाटर है 5.56 डिवाइडेड बाय 5.6 प्लस और सक्रोज क्या है 0.234। इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो इससे आएगा
मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, तो इसकी कैलकुलेशन से आंसर आएगा तकरीबन 0.96। तो यहाँ पर हम 0.96 को पुट करेंगे, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.304 बार। सो व्हेन यू पुट 80 ग्राम ऑफ sucrose in 100 ml of the water, so the vapor pressure will be 0.304 instead of 0.317। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा that will always be less than the pressure of the paper solvent। तो मेरी बात सही है ना? देखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 0.304 आ गया, सॉरी ये 0.034 आएगा, सॉरी, ठीक है, 0.0304 आएगा, दैट इज़ लेस देन द 0.0317। So good luck and I hope you learned a lot.